कातिल हमेशा सबूत मिटाते हैं, लेकिन इस कातिल की आदत उल्टी थी। वो हर कत्ल के बाद खुद पुलिस को ही सबूत देता था, वो भी ऐसे जैसे किसी को पहेली हल करने के लिए सुराग मिल रहे हों। 7 हफ्तों में 7 हत्याएं, और हर बार पुलिस के पास एक लिफाफा पहुंचता जिसमें अगले शिकार का नाम और कत्ल की तारीख लिखी होती। सवाल ये था, क्या पुलिस को वो चुनौती दे रहा था, किसी बहुत गहरे खेल का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगला नाम कौन सा होगा? मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं टेलिंग विशाल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 12:15 दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुला। गार्ड को लगा कोई कुरियर वाला होगा, लेकिन वहां बस एक काला लिफाफा पड़ा था। गार्ड ने उठाकर ड्यूटी ऑफिसर को दिया। अंदर एक पन्ना लिखा था, कल शाम 6:45 करोल बाग, अर्जुन मेहता, मौत आएगी। ऑफिसर ने सोचा ये कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगले दिन शाम 6:45 पर अर्जुन मेहता की लाश सचमुच ही मिल गई। गले पर तेज धार का निशान, मौत का वक्त ठीक 6:45। अगली सुबह न्यूज चैनलों पर हेडलाइन छप गई, कातिल ने पुलिस को दी चुनौती, पहले बताया फिर मारा। पूरा शहर सन्न हो गया और पुलिस के माथे पर पसीना। क्राइम ब्रांच के एसीपी राघव चौहान ने प्रेस में कहा, हम इस कातिल को जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से वो भी जानते थे इस खेल में कोई आम क्रिमिनल नहीं है। दूसरी चिट्ठी, पहले कत्ल के 5 दिन बाद, फिर वही काला लिफाफा। शुक्रवार रात 9:10, साकेत मॉल, पूजा शर्मा, मौत आएगी। पुलिस ने चारों तरफ सख्त पहरा लगा दिया, लेकिन रात 9:10 पर पूजा शर्मा मॉल की पार्किंग में मृत मिली, दिल में चाकू धंसा हुआ। सीसीटीवी में सिर्फ एक काली हुडी पहने हुए परछाई दिखी, चेहरा ढका हुआ। एसीपी की बेचैनी। एसीपी राघव रात को अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। ये कोई पागल नहीं, ये गेम खेल रहा है, ये चाहता है हम उसे नोटिस करें। सवाल ये है क्यों? तभी उनकी टेबल पे एक पुरानी फाइल गिरी, उनके पुराने केस का। उसमें एक नाम, विवेक आहूजा। विवेक, जिसे 3 साल पहले उन्होंने जेल भेजा था, लेकिन जेल से भागते समय उसकी लाश मिल गई थी। राघव की आंखें सिकुड़ गई, क्या ये वही है? लेकिन वो तो मर चुका था ना। तीसरा कत्ल और एक सुराग। तीसरी चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, बुधवार 7:30 बजे, यमुना किनारा। वो नाम नहीं था। पुलिस पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग की लाश मिली और उसकी जेब में एक फोटो एसीपी राघव के साथ खींची हुई। अब ये खेल निजी हो चुका था। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने चिट्ठियों के कागज, इंक और लिखावट का एनालिसिस किया। सारे लेटर एक ही पुराने टाइपराइटर से टाइप हुए थे। वो टाइपराइटर 1998 में बना था और रजिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ एक व्यक्ति ने खरीदा था, विवेक आहूजा। चौथा लिफाफा सीधे एसीपी राघव के घर पहुंचा। अंदर लिखा, इस बार शिकार तुम खुद हो। नीचे तारीख 14 अप्रैल, रात 10 बजे। राघव को समझ आ गया, कातिल अब आम लोगों को नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहता है। एसीपी ने प्लान बनाया, जोग अपने घर पर अकेले रहेंगे, लेकिन चारों तरफ स्नाइपर्स और टीम तैनात रहेंगे। रात 10 बजे बिजली चली गई। अंधेरे में एक परछाई खिड़की से दाखिल हुई, लेकिन टीम जब अंदर दौड़ी तो वहां सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी जिसमें कातिल की आवाज गूंज रही थी, राघव तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो मुझसे? असली खेल तो अब शुरू होगा। 5वें कत्ल के बाद पुलिस को एक गुप्त तहखाने का पता मिला। वहां दीवारों पर सारे मरे हुए लोगों की तस्वीरें और बीच में एक बड़ी फोटो एसीपी राघव की। तस्वीर के नीचे लिखा, पाक का हिसाब। फाइलों से पता चला कि सारे मरे हुए लोग किसी न किसी पुराने केस में राघव से जुड़े थे। कुछ दोषी, कुछ निर्दोष, लेकिन सभी ने कभी न कभी राघव से टकराव लिया था। राघव ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया और कातिल को पुराने रेलवे यार्ड में फंसाया। बारिश की रात, अंधेरा, लोहे की आवाजें,
आखिरकार कातिल सामने आया, चेहरा हटाया और वो विवेक आहूजा था। लेकिन सच और भी गहरा था। विवेक ने कहा, राघव मैं मरा नहीं था, तुमने मुझे फंसाया था। मैंने जो किया वो इंसाफ था और अगला नाम अभी भी बाकी है। इतना कहकर उसने खुद को गोली मार ली और अपनी जेब में आखिरी लिफाफा छोड़ दिया। उसमें लिखा था, अगला नाम तुम्हारा बेटा। अगर आपको ये सस्पेंस भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं अगला पार्ट चाहिए या नहीं, और चैनल टेलिंग विशाल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।